बैठिए बैठिए बैठिए, इसी को देख लीजिए, बैठिए सीट सीट प्रॉपर्ली। अब देखिए हम लोग देखेंगे गजनी जो तुर्क का था, महमूद गजनी या इसको देखिए महमूद गजनी या गजनबी कहेंगे, महमूद गजनी या महमूद गजनबी, ये इसी का नाम है। He was famous with both names, महमूद गजनबी एंड महमूद गजनी। He is known with the both names, दोनों नामों से वो जाना जाता है, महमूद गजनबी या गजनी। महमूद गजनबी या गजनी पहला तुर्क आक्रमणकारी नहीं था, पहला तुर्क आक्रमणकारी नहीं था। दिमाग में सटा लीजिए, अगर ये आता कि पहला तुर्क कौन था, तो पहला तुर्क इसका बाप था, महमूद गजनबी का बाप था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन यहाँ पर मैंने लिख दिया 900, सुबुक्तगीन इसका बाप था। इस फादर वाज सुबुक्तगीन। 986 ईस्वी में भारत पर इसमें आक्रमण किया था। तो अगर पहला तुर्क पूछता है कि पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया, हु वाज द फर्स्ट टर्किश इन्वेडर हु अटैक्ड इंडिया। अरे कितना समझाते हैं लेकिन समझते नहीं हो। समय समझा देगा, समय समझा देगा। समय सबसे अच्छा टीचर है, मैं तो ये जानता हूं, समय सब समझा देता है। देखिए नो टीचर, समय मैं कह सकता हूं, यू कैन से दैट टाइम इज द बेस्ट टीचर। टाइम देख लीजिएगा, गुंडे बदमाश देखिए बाद में उनका एहसास होता है कि यार अच्छा नहीं किए, बहुत बुरा किए। आज देखिए कहीं ना कहीं आदमी रिलेट कर जाता है चीजों को, बाद में उसे एहसास होता है। 986 सुबुक्तगीन ने आक्रमण किया। सुबुक्तगीन कौन था? सुबुक्तगीन ये महमूद गजनबी या गजनी का ही बाप था। ही वाज द फादर ऑफ महमूद गजनबी, जिसको हम लोग देखने जा रहे हैं, महमूद गजनबी। सुबुक्तगीन को सफलता नहीं मिली। 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन जो है ये एक गुलाम था, ये गुलाम था। ये जो है गजनी का शासक था। जब ये मरता है तो 998 ईस्वी में ना, इन 998 उसका बेटा महमूद गजनबी गद्दी पर बैठा। महमूद गजनबी असेंडेड द थ्रोन इन 998 आफ्टर हिज फादर्स डेथ। सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद उसका बेटा महमूद गजनबी गद्दी पर बैठा। जब गद्दी पर बैठा उस समय उसकी उम्र जो है 27 साल की थी। 27 साल का था ये महमूद गजनबी, 27 साल के गद्दी पर बैठा। 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 971 में इसका जन्म होता है। महमूद गजनबी का जन्म देखें, डेट ऑफ बर्थ देखें, 971 ईस्वी में होता है और इसकी मृत्यु होती है 1030 ईस्वी में। 971 में जन्म लिया, 1030 में, लगभग 59 ईयर्स जो है, अराउंड अप्रोक्सीमेटली जो है महमूद गजनबी जो है 59 ईयर्स, मेन चीज 59 ईयर्स जिंदा रहा। कहाँ का था ये महमूद गजनबी? जो मध्य एशिया में अफगानिस्तान पड़ता है, अफगानिस्तान के में एक गजनी जो है कि एक छोटा सा क्षेत्र था, उसी का ये शासक था महमूद गजनी। उसका बाप शासक था गजनी का। तो फिर जब वो मर गया तो ये महमूद गजनबी जो है वहां का शासक बन गया। हमको बस यही जानना चाहिए, मध्य एशिया में जो अफगानिस्तान पड़ता है, एशिया महाद्वीप के मध्य में, इन द मिड ऑफ द एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट के मध्य में पड़ता है। तो यही का ये गजनी का शासक था, गजनी का। बाप मर गया। बाप जब मरता है, बाप मरता है 998 ईस्वी में, तो गद्दी पर बैठा। जब गद्दी पर बैठा है तो इसके बाद इसका शासन हो गया है। 971 में ये महमूद गजनबी का जन्म देख लिए, बर्थ है 1030, सॉरी डेट ऑफ डेथ इसका, मृत्यु दिन व्हेन ही पास्ड अवे 1030 ईस्वी में मर गया। तो गद्दी पर बैठा 998 ईस्वी में। फादर कौन थे? सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन कौन था? ये इसका महमूद गजनबी का फादर था। भारत पर पहला आक्रमण करने वाला यही था। भारत पर जो सबसे बड़ा हमला करता है ये महमूद गजनबी। बहुत हॉरिबल, टेरिबल, फियर शासक था ये, फियर शासक था, एकदम खतरनाक, भयावह शासक था। अब भारत पर आक्रमण इसने क्यों किया? व्हाई डिड ही अटैक इंडिया? वो भारत पर आक्रमण उसने क्यों किया? भारत पर इसमें आक्रमण करने का बस ये कहीं मकसद था। अब देखिए जब महमूद गजनबी भारत पर आक्रमण किया तो भारत की थोड़ा सा हाल समझ लीजिए। भारत का हाल वो था कि भारत बेहाल था। जैसे घर में सभी लोग अलग हो जाते हैं, भारत भी टुकड़े टुकड़ों में बांटा हुआ था। भारत एक जो है कि न्यूक्लियर नहीं था, एक सेंट्रलाइज्ड नहीं था, केंद्रित नहीं था। भारत में अगर उत्तर की बात कर लीजिए तो उस समय चौहान, चालुक्य, तोमर, गढ़वाल, ये यादव, ये सब राजवंश जो है या
सामंत जो थे, राजा थे या राजपूत राजा या जो सामंत थे, ये जो है अपने अपने क्षेत्र में छोटे छोटे क्षेत्रों पर राज कर रहे थे। वो जो दक्षिण में देखते हैं चोल और पांडे का इलाका है, तो दक्षिण को चोल और पांडे का इलाका था, वो छोड़ दीजिए। उत्तर को समझते हैं, उत्तर भारत में ये जो है महमूद गजनवी जो है भारत की ओर आकर्षित हुआ। उसे लगा कि भारत जो है क्योंकि बचपन से भारत देखिए उस समय 12वीं 13वीं शताब्दी में भारत मशहूर था कि भारत में अकुत संपत्ति और सोना का चिड़िया है। महमूद गजनवी बचपन से सुनता था, जब गद्दी पर बैठा ना, तो गद्दी पर बैठा तो उसने भारत की ओर वो आकर्षित हुआ। भारत की ओर आकर्षित होने के पीछे इतिहासकार ये बताते हैं कि वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था उसका मकसद, लेकिन उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस्लाम का प्रचार प्रसार, प्रमोशन करना उसका मकसद नहीं था। वो प्रमोशन उस दौरान हुआ किया, वो दूसरी बात है। उसका मकसद था कि भारत के शासकों को हराना और भारत को लूटना, टू कन्क्वर, टू डिफीट इंडियन रूलर्स एंड टू लूट इंडिया एंड टू प्लंडर इंडिया। भारत को हराना, भारतीय शासकों को हराना, भारत को हराना मतलब भारतीय शासकों को हराना, और भारत से अकूत धन संपत्ति प्राप्त करना। अच्छा, वो इस धन संपत्ति को कहां लगाना चाहता था? देखिए, वो चूंकि इस धन ईरान, अफगानिस्तान और खुरासान के क्षेत्र में, ईरान, अफगानिस्तान और खुरासान के क्षेत्र में जो राजा राज्य कर रहे थे उनको वो हराना चाहता था और वहां पर अपनी टेरिटरी को, अपनी सल्तनत को या अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता था, या इन क्षेत्रों पर वो अधिकार जमाना चाहता था। ये इस इलाके में ईरान, अफगानिस्तान, खुरासान के क्षेत्रों में, अफगानिस्तान के क्षेत्र में, उस वाले इलाका में, इसलिए उसे धन की जरूरत है और इसी वजह से वो इंडिया की ओर आकर्षित हुआ कि इंडिया को लूटेंगे। देखिए, अगर आप जो है साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं या कहीं आधिपत्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास सैनिक होने चाहिए, और सैनिकों में कई प्रकार के सैनिक होंगे। कुछ घोड़े वाले सैनिक होंगे तो घोड़ा कर देंगे, वो भी सैनिक होंगे, उनको प्रशिक्षण पर खर्च आएगा। हाथी वाले होंगे तो हाथी पर खर्च आएगा, और भी विपन्स जो होंगे उनके लिए रसद चाहिए, खाद्य सामग्री चाहिए, सारी चीजें। तो वो एक बहुत ज्यादा धन उसे चाहिए था, क्योंकि ईरान, अफगानिस्तान और खुरासान के क्षेत्रों पर वो अधिकार वहां पर चाहता था। तो वो भारत को लूटने की दृष्टिकोण से आया कि वहां चल के संपत्ति बटोरेंगे, लूटने के। इसी वजह से जब भारत पर उसने आक्रमण किया तो भारत पर आक्रमण करके वो लूट लूट के हमेशा जो है भाग चला जाता था। वो हमेशा अफगानिस्तान चला जाता था या गजनी चला जाता था। उसका मेन मकसद वहां पर अपने साम्राज्य का विस्तार करना था, न कि इंडिया पर अपना रूल या शासन स्थापित करना था। तो ये बात क्लियर हुई। तो बस वो उसको ले देखिए चाहिए। इन इलाकों पर ईरान, अफगानिस्तान और खुरासान के क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित करने के लिए उसे धन की जरूरत थी, क्योंकि उसे मिलिट्री की आवश्यकता थी, आर्मी की आवश्यकता थी, और उसके लिए उसे धन की, अकूत धन संपत्ति की, बहुत ज्यादा धन संपत्ति की आवश्यकता थी। इसलिए भारत पर उसने आत्मर्पण किया। जन्मस्थान गजनी अफगानिस्तान मध्य एशिया में स्थित है। देखिए इंटेंशन ईरान, अफगानिस्तान और खुरासान के क्षेत्र पर उस क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करना, वहां के शासकों को हरा के। आक्रमण जो भारत पर इसने किया 1001 से 1027 के बीच में उसने भारत पर आक्रमण किया। 1001 से 27 के बीच में, 1025 तक, अगर 26 तक आप माने तो सही रहेगा, क्योंकि 1027 में जो आक्रमण किया वो लूटने के लिए नहीं किया, वो बदला लेने के, रिवेंज के दृष्टिकोण से उसने किया, बदला लेने के पर्पस से उसने किया। तो 1000 से 25 तक आप देखें तो उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। 17 बार, 1027 तक उसमें जोड़ ले, 17 बार भारत पर आक्रमण किया। इस दौरान उसने उस समय, अब ये भारत में घुसा कैसे? खैबर दर्रा जो बहुत मशहूर दर्रा है, जो कि आक्रमणकारियों को, उधर के आक्रमणकारियों को भारत में घुसने का एक रास्ता था, वहीं से खैबर दर्रे से होकर घुसते थे। खैबर दर्रे से 1001 से 1027 तक वो घुसा है और भारत में एकदम तबाही मचा दिया। यहाँ के जो राजा थे, जो राजपूत चिल्लाते रहते हैं ना, एकदम उनकी बखिया उगेल दी, उनका एकदम सिस्टम हिला दिया। अरे उनका सिस्टम क्या है, उन्हीं को हिला दिया। सिस्टम छोड़िए, सिस्टम हिल गया, वो हिल गए पूरा, एकदम भय से उसके कांपते थे लोग, उससे डरते थे, थर 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 कांपते थे। सरेंडर मार गया, कितने लोग भाग गए छोड़कर, कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली जब उनकी इज्जत चली गई। तो देखिए, इस पर ताव देने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि जब आप ताव देते हैं ना, हर 20 को 21 जरूर मिलता है। यहाँ के राजा भी अपने लोगों पर बहुत अत्याचार करते थे।
जर जोरू और जमीन के लिए लड़ाई करते थे। जर मैंने पैसा, जोरू मैंने औरत स्त्री के लिए, और जमीन मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जमीन के लिए यहाँ के राजा। और इस लड़ाई में आम जनता मारी जाती थी, आम जनता जो है शिकार होती थी। यहाँ पर कास्ट सिस्टम जो है कि बहुत ज्यादा, बहुत ही हार्डली या रिजिडली जो है उसको माना जाता था। जो है समाज के पिछड़े वर्ग को और दलित वर्गों को बनाया गया, पिछड़ा और दलित उनको बनाया गया क्योंकि वो पिछड़ गए। आज उनका पिछड़ा दलित नाम है, पहले इस तरह नाम नहीं था। उनको जो है कुछ जातियों को ऐसा सताया गया, सप्रेस्ट किया, कितना उनके ऊपर उनको अप्रेस किया, सप्रेस्ट किया, दबा दिया, कुचल दिया, रौंद दिया कि बेचारा का उनका साइकोलॉजी है, मन विज्ञान ही गड़बड़ा गया। वो सोच लिए कि अरे बाप रे बाप, प्रभु ने हमको इसीलिए भेजा ये चमड़ा साफ करने के लिए, नाला साफ करने के लिए, सेवा, दूसरों की सेवा करने के लिए। उनका दिमाग उनके बच्चे बच्चे के एकदम जीन्स में घुस गया कि नहीं नहीं, हम लोगों को ये काम करना नहीं है, प्रभु ने हमको भेजा है। इन चीजों के लिए जो है कि मानसिक जो है, मानसिक रूप से लोगों को गुलाम दिया। और ये मानसिकता अभी भी के लोगों के अंदर से नहीं गई है, लोगों के अंदर से नहीं गई है। घर करके बैठी है, वो प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। अब ये यहाँ पर आया, एकदम आतंक मचा दिया, मतलब मचा दिया। देखिए उस समय जो राजपूत महासंघ के नाम से आनंदपाल एक राजा था, आनंदपाल ये राजा है, इसको हराता है। और फिर उज्जैन, ग्वालियर, दिल्ली, कालिंजर, अजमेर और कन्नौज, जो राजपूत महासंघ इनको कहा जाता था। आनंदपाल, उज्जैन, आनंदपाल जो था ये उज्जैन, ग्वालियर जो इसके साथी थे, उज्जैन का राजा, ग्वालियर का राजा, दिल्ली का राजा, कालिंजर का राजा, अजमेर का राजा और कन्नौज का राजा, ये इसके साथी थे, कंपेनियन थे। ये ना, ये राजपूत महासंघ थी, इनको एकदम मारा कि इनकी बखिया उधेड़ दिया, एकदम से इनको बुरी तरह परास्त कर दिया क्या। और इसके बाद भारत को एकदम स्क्वीज करते, जैसे निचोड़ निचोड़ के नहीं कहते हैं, लूट लेना, एकदम से उपद्रव मचा दिया, उपद्रव मचा। पहले तो ये भारत के राजा खुद उपद्रव मचाते थे, आपस में लड़ते थे भैया, जर के लिए, जोरू के लिए, जमीन के लिए। अगर इतिहास की अधिकांश लड़ाइयां देखेंगे तो इसी वजह से हुई, जर, जोरू, जमीन। आइए मोहम्मद गजनबी की तरफ चलते हैं। मोहम्मद गजनबी 1000 से 1027 के बीच 17 बार भारत पर आक्रमण करता है। इन राजाओं को पूरे लगभग भारत में आतंक मचा दिया था एकदम भारत के, लेकिन यहाँ पर रुकता नहीं था। अगर देखिए इतिहासकार इस मत में दो राय नहीं है, वो यहाँ रुकता नहीं था। उसका अगर वो रुकता तो यह माना जाता था कि यहाँ वो शासन करने के लिए आया था। नहीं, वो ईरान, अफगानिस्तान और खुरासान के क्षेत्रों को जीतना चाहता था, और वहां पर अपनी सल्तनत को स्थापित करना चाहता था। और उसने ऐसा किया भी, ही आल्सो डिड सो, वो ऐसा किया भी। प्रसिद्ध आक्रमण आप बात करें तो 1025 में सोमनाथ मंदिर के पर आक्रमण करता है, जो कि गुजरात, आप देखेंगे पश्चिम में गुजरात पड़ता है, गुजरात अरब सागर के किनारे ये मंदिर जो है, सोमनाथ का मंदिर अभी भी है। सोमनाथ का मंदिर जो है, जो कि अकुदन, देखिए मंदिरों की ओर क्यों आकर्षित होते थे। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि मंदिर की ओर क्यों आकर्षित करते थे, क्या मंदिरों से उनकी जलन थी? वर दे हेटेड, क्या वो मंदिरों से जलन रखते थे? नहीं, मंदिरों से जलन रखते थे, ठीक है, मंदिरों से जलन रखते थे, वो पार्शियल एक कारण हो सकता है, एक आंशिक कारण हो सकता है, लेकिन मंदिरों में अकुत संपत्ति होती थी, अकुत संपत्ति होती थी। उनका दरवाजा, उनका फाटक, उनकी खिड़की, उनकी मूर्तियां, ये जो है ना बहुत ही कीमती धातुओं से और कीमती पत्थरों से बनी होती थी, और यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा होता था। अब आप सोचेंगे कि मंदिरों पर पैसा क्यों होता था? गरीब आदमी को खाने के लिए नहीं मिल रहा होता था, मंदिरों पर इतना पैसा। देखिए उस समय जो है धार्मिक मान्यता अगर किसी को नहीं मिलती थी तो मंदिर के पंडित जो पुजारी होते थे, धार्मिक मान्यता और अपनी चीजों को सही करने के लिए, धार्मिक रूप से पवित्र बताने के लिए राजा महाराजा जो है मंदिरों को बनाते थे। वो पंडित पुजारियों को खूब चढ़ावा देते थे ताकि वो लगे कि ये दैविक कार्य कर रहे हैं और ये देवता के द्वारा, जो कि पंडित पुजारी उन्हीं की चलती थी, जो ये ब्राह्मण वर्ग था उसी की चलती थी। जब वो मान्यता दे देता था तो समझिए कि आपका काम हो गया। इसलिए सारी चीज आज भी देखिए वही सिस्टम अब लगभग आ गया है, लगभग वही सिस्टम आ गया। इस समय हम बात करें तो इस सिस्टम में देखें सारे दिख रहे हैं बड़े बड़े नेता, कितना भी पढ़ा लिखा जो है नेता है, और इतना बड़ा नेता है जाके मंदिर पर बात पहुंच रहा है, वहां से वोट है, लोकतंत्र में वोट है, वोट वाली बात आ गई। और वो उस जमाने में जो है यहाँ पर बहुत चढ़ावा चढ़ाते थे अपने कार्यों को, जो है कि पाप मुक्त करने के लिए, अपने जो है कि कृत्यों को जो है ठीक ठहराने के लिए या दैवी ठहराने के लिए, अपने को दैवी ठहराने के लिए। हाँ, और ये कि राजा ये दैवी शक्तियां हैं, राजा का पद दैवी है, इस तरह का दिखाने के लिए तो यहाँ पर मंदिरों, खूब मंदिर बनवाते थे और मंदिरों पर खूब दान उन करते थे, खूब दान उन करते थे। इस वजह से तो ये कारण ये कारण उसमें लिया जा सकता है। तो ये आक्रमण किया 1025 में, इसका बहुत फेमस आक्रमण होता है। मंदिर जो है सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात के बैरावल क्षेत्र में स्थित है, गुजरात के आप देख सकते हैं सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के बैरावल क्षेत्र में स्थित है, अरब सागर के किनारे पर यह मंदिर स्थित है। पूरी तरह वहां पर लगभग बताया जाता है कि 25,000 से 50,000, क्योंकि पहले की बात है, कहीं 25,000 कहीं 50,000 आ जाता है, मतलब बहुत ज्यादा साधु संत थे। देखिए जहाँ खूब अधिक संपत्ति रहेगी ना
तो खूब खाने पीने के लिए खूब बढ़िया से मिलेगा वहां पर। अरे खूब आराम से बैठ के खा रहे हैं, पूरा टीका ऐसे बिंदी बिंदी लगा रहे हैं। अगर आप संत तुकाराम को देख रहे हैं, कबीर दास को ले लें, इसके बाद एक संत और आगे दो चार संतों को ले लें, वहां पर देखेंगे कि वहाँ पूरा कमेंट किए हैं, मंदिर भीतर मूर्ति बैठे, अब चापत चेला रे, हाँ, अब प्रभु जी ना दे तो कोई ढेला रे। तो इस तरह देखे, इस तरह यहाँ पर लूटपाट मची थी। मंदिर जो एक स्थान बना हुआ था, तो पूरा का पूरा अगर आप इतिहास देखेंगे तो पूरा एक कर्म कांड पर आधारित उस समय हमारा देश हो चुका था, मध्यकाल में। तो मंदिर पर आक्रमण किया 1025 ईस्वी में, पूरी तरह वहां पर 25 से 50,000 साधु से कितने भाग गए, कितने काट दिए गए। भीमदेव प्रथम उस समय वहां का शासक था, वो भाग गया, ससुरा फरार हो गया। उसका मजाला नहीं था कि लड़ाई करे। भीमदास प्रथम कहते हैं ना कि राजपूत भागते नहीं थे, लेकिन भीमदास प्रथम भाग गया। देखिए भाग गया, हाँ, वहां पर भाग गया, फरार हो गया। अरे ऐसा नहीं होता, सभी लोग भाग जाते हैं और कभी कभी गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो देखिए लेकिन बाद में जब क्योंकि लूटता था फरार हो जाता था, वहां पर शंकर जी की बड़ी मूर्तियां थी, शंकर भगवान की बड़ी मूर्तियां थे। उसका भी उसने वो बड़ी मूर्तियां महंगे महंगे पत्थरों की, उसमें धातु से बनी होती थी, उसने भी उसको ले लिया, लूटपाट करके 1025 1026 इस दोनों को लिया जाता है। 1025-26 में आक्रमण होता है सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनबी द्वारा, पूरी तरह मंदिर को नष्ट कर दिया, ध्वस्त कर दिया। इसके बाद वहां का फाटक भी लेकर चला गया। फाटक लेकर क्यों चला गया? फाटक कीमती रहेगा तब ना कोई फाटक लेके चला गया, सुंदर लगता रहा होगा, ऐसे थोड़े ना लेके चला जाएगा। और तो थूर थार दिया, दम तोड़ तार दिया, तब लूट लाट के लेके चला गया। उसी समय जब वो लौट रहा था 1026 में, तो जाटों ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसमें जाट थे, हाँ, तो ये सब जाटों ने उस पर आक्रमण कर दिया। उसी वजह से 1027 में वो पूरा जो भारत आता है जाटों को धूल चटाने के लिए, हराम उनको अपने बदला लेने के लिए। इसलिए तो अब इस मंदिर की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, मॉडर्न जो मंदिर है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो भारत के पहले गृह मंत्री बने, उन्होंने इस आधुनिक मंदिर का निर्माण किया। कई बार ये विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा इस मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मॉडर्न जो टेम्पल इस समय है वहां पर, जो सोमनाथ मंदिर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको फिर से बनवा दिया, वो फिर से अपने अस्तित्व में आ गया। बहुत सुंदर मंदिर, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक मंदिर यह भी है, सोमनाथ मंदिर का, जो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है, रवल सौराष्ट्र क्षेत्र में पड़ता है। ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसको 11 मई 1991 को ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। 11 मई 1951 को। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पूछ सकता है। 11 मई 1951 को ज्योतिर्लिंग की स्थापना यहाँ पर की गई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में कितने ज्योतिर्लिंग है? 12 ज्योतिर्लिंग है। इसको आप देख लीजिएगा, 11 मई 1951 को 1951 को ज्योतिर्लिंग की यहाँ स्थापना की गई। तो ये रहा महमूद गजनवी, जो कि भारत पर सबसे बड़ा आक्रमण करता है। और भारत को ये जो महमूद गजनवी का आक्रमण था, और महमूद गजनवी का जो आतंक था, जो भय था, इंडिया के जो राजपूत राजा थे या जो अन्य सामंत जो राजा थे, यहाँ के पूरे राजपूत राजाओं और सामंत को विदेशों तक इतना अपमानित हुए कि विदेशी जो आक्रमणकारी अब समझ गए कि भारत पर चढ़ाई करना या इनको हराना आसान है, अब बहुत ही आसान है। इसलिए कहा जा सकता है कि एक तरह से इसने एक रास्ता बना दिया, एक तरह से ये दूसरे आक्रमणकारियों के दिमाग में भर दिया कि वहां जाया जा सकता है और उनको लूटा जा सकता है, वो कुछ नहीं पाएंगे, वो बहुत कमजोर हैं, उनकी आर्मी बहुत कमजोर है, वो जो यूनिटी में नहीं, बहुत कमजोर है, उनको हराया जा सकता है। तो भारतीय इतिहास के लिए अगर देखा जाए तो ये महमूद गजनवी का जो आक्रमण, जो 17 बार आक्रमण किया है, उसने एक रास्ता प्रशस्त कर दिया दूसरे आक्रमणकारियों के लिए कि आप भारत में घुसिए, भारत को खूब लूटिए और खूब मनमर्जी जैसा मन करिए वैसा करिए उनके साथ, और वहां पर शासन भी कर सकते हैं। तो ये इतिहास के पन्ने से। अब यहाँ इतिहास जो अब तक इतिहास जो था वो हमारे देश के राजाओं द्वारा भारत का इतिहास चल रहा था, लेकिन अब ये महमूद गजनवी ने एक रास्ता बना दिया, विदेशी आक्रमणकारियों के लिए एक रास्ता खोल दिया, क्योंकि इतना ह्यूमिलेटेड कर दिया, इतना अपमानित हुए, विदेशों तक अपमानित कर दिए हो गए। क्योंकि देखिए भाई, आपका मोहम्मद, अब जैसे हमारे अगर कोई प्रधानमंत्री अपमानित होंगे, या मान लीजिए कोई देश हमारे ऊपर चढ़ाई कर देता है, वो हमसे मान लीजिए नेपाल है, और वो हमको जीत जाता है, तो फिर हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी ना भाई। विश्व पटल पर अगर देखेंगे तो सबके दिमाग में चला जाएगा कि जब नेपाल जैसा देश जो है हरा सकता है इंडिया को, तो हम क्यों नहीं हरा सकते हैं। तो ये बात हो गई। तो इंडियन हिस्ट्री यहाँ से बदली है महमूद गजनवी से। फिर इसके बाद आप देखेंगे मोहम्मद गोरी, इसके बाद देखेंगे अगली वीडियो में। मैं समझता हूँ कि महमूद गजनवी और इससे संबंधित चीजों को आप समझ गए होंगे, मोटी मोटी चीजें आप इसकी जान गए। कब ये 1001 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। सबसे फेमस आक्रमण यही जो है इसका सोमनाथ मंदिर, भीमदेव प्रथम उस समय राजा था, भाग गया ससुरा, बाद में उसने इस मंदिर को बनवाया भी था।
तो जान बचाने के लिए जान बचा तो लाखों पावा, क्योंकि जानता था कि ये राज करने नहीं आया है, ये अभी आएगा लूट लाट देके चला जाएगा, काज और से मंदिर फिर बनवा लेंगे। जान बचा, अच्छा ही किया, अच्छा ही डिड गुड, बहुत बढ़िया किया भैया, इसमें क्या बात है। कभी कोई गधाए को भी बाप बनाना पड़ता है, वेरी गुड, नाइस, जीनस, यू आर जीनस, मैं तो कर सकता हूँ यही। आप देखिए, आप उसके साथ चतुराई ना दिखाइए, आप उसके साथ चतुराई न दिखाइए। आप अपने अपने देशवासियों के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं, इतना जातिवाद सिस्टम, कठोर सिस्टम था, है कि नहीं, इतना कठोर सिस्टम लगाया तो उसका प्रतिकार तो मिलेगा आपको ना, प्रतिकार, उसका फल तो मिलेगा। देखिए भाई, दूसरी इतिहास आपको बुरा लग सकता है, किसी को बुरा लग सकता है, मैं भी भारतीय हूँ, लेकिन जो इतिहास की सच्चाई है, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द हिस्ट्री इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी ऑफ द हिस्ट्री, एंड वी कैन नॉट जस्ट गो बियॉन्ड इट, हम इससे बाहर नहीं जा सकते। आई एम ए टीचर एंड माई ड्यूटी इज टू टीच जेन्युइनली, ट्रूली, मेरी ड्यूटी ये है कि मेरा कर्तव्य है कि मैं सही पढ़ाऊं, पार्शियलिटी सबके अंदर हो सकता है, एवरीवन हैज पार्शियलिटी फॉर रिलेशंस, फॉर रिलेटिव्स एंड फॉर अदर्स एज वेल एज। मैं समझता हूँ कि आप इसको समझ गए होंगे। आगे वाली वीडियो में हम अन्य टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे। कीप वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत। और अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए और सब्सक्राइब बटन दबाइए जरूर, टू बूस्ट माय मोरल। थैंक यू वेरी मच।